हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 165। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के जो है पश्चात पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी जो है विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 177 जो है महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 161 जो है ये क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जो है दंडादेश के निलंबन परिहार का लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध जो है करता है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल जो है सो कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो देखिए लोकसभा का इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, तो दू का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा दू का, तो दू का होगा ए ऑप्शन, यानी एक बार। तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ था। 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। लोकसभा जो है ये संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्त होने के बाद जो है 6 माह से अधिक लोकसभा की कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। एमएस पुंछी आयोग 2007 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने का जो है अधिकार संसद को दिया गया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी आय की असमानता। तो अल्प विकसित देशों में जो है गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो आय की असमानता है। ठीक है। अब देखिए कि वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है और बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार का आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया गया था। अब देखिए कि विश्व के बाजारों में व्याप्त असाधारण कीमत वृद्धि को ध्यान में रखकर 5वीं पंचवर्षीय योजना को संशोधित करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में
बहुत वृद्धि हुई थी। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी 1966। 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं की उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 ईस्वी को माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिसकी पैदावार में 300% से अधिक की वृद्धि हुई थी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है। अब देखिए कि उससे पहले एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, वहीं वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा डी प्रेस से। तो देखिए पद फोर्थ ई स्टेट प्रेस से संबंधित है। लोकतंत्र में 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथे स्तंभ फोर्थ ई स्टेट प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित है। विधायिका का कार्य विधि या कानून बनाना है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बताए गए कानून को क्रियान्वयन करते हैं। न्यायपालिका यह देखते हैं कि कानून जो बनाया गया है वह संविधान समस्त है या नहीं। अब देखिए ये प्रेस विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से जनता के अवगत करता है तथा जो है जनमत तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो 8 का होगा सी ऑप्शन, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो। और देखिए भारतीय जनगणना विभाग द्वारा कामगारों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो मुख्य श्रमिक कामगार और दूसरा जो है सीमांत श्रमिक। ठीक है, तो देखिए मुख्य श्रमिक जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से अधिक किसी काम में संलग्न रहता है उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, और देखिए सीमांत श्रमिक जो मार्जिनल वर्कर्स, जो श्रमिक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। ठीक है, और देखिए भारत में जो है जोतों का आकार अधिकांश बहुत ही छोटा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि IST तथा GMT में सामान्य अंतराल हैं। तो देखिए 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी IST तथा GMT में 5/1/2 घंटे का जो है सामान्य अंतराल है। ठीक है, 5×1/2 घंटे का सामान्य अंतराल है। भारत अपने मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से करता है। ठीक है, जिसे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और देखिए GMT से भारत का समय 5/1/2 घंटा आगे है। GMT से भारत का समय 5/1/2 घंटा क्या है, आगे है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसका निर्धारण 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर से होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। 2 से देशांतरों के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के बीच जो है 15 देशांतर अर्थात 1 घंटा का अंतर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्चतम न्यायालय ने मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी गोलकनाथ का मामला। तो देखिए उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भागों में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं कर सकते। प्रस्तावना में भी संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन, पंजाब का शेर के रूप में लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन। संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 13 नंबर देखिए, 13 का राइट आंसर होगा सी यानी 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। देखिए चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में जेपी कृपलानी ने जो है पंडित JL नेहरू के विरुद्ध लाया था। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव जो है ये इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया और देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक मत से जो है पारित हो गया। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अहर्ता अनिवार्य नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन। तो देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम 35 वर्ष होना जो है होना चाहिए। यह अहर्ता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, 35 वर्ष होना चाहिए, यह अहर्ता अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। इसका डी ऑप्शन। तो आर्य का सर्वप्रथम पंजाब में स्थायी आवास था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की एक वैदिक संस्कृति थी। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता उपनिषद जो है पुस्तक के खाली स्थान पर। तो देखिए इसका सी ऑप्शन यानी दर्शन। उपनिषद पुस्तकें जो है ये दर्शन पर है। उपनिषद की संख्या 108 है जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से
जुड़े दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्मा आदि की व्याख्या की गई है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, गुरु के पास शिष्य का होना। उत्तर वैदिक काल में अंतिम चरण में उपनिषद की रचना किया गया। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का प्रारंभ और चरम भी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो 17 का होगा डी ऑप्शन, इजराइल। इजराइल देश की संसद को नेसेट कहा जाता है। जैसे देखिए, मंगोलिया की संसद को खुराल कहा जाता है, ताइवान के संसद को युआन कहा जाता है, और स्पेन के संसद को कोर्टेस कहा जाता है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है, और जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। श्रीलंका की संसद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को जो है अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो 18 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः अनुमोदित करता है। 19 है कि कोई, अच्छा, उसके बाद देखिए कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को, जो योजना आयोग का स्थान ले लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देती है। नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ये अरविंद पनगरिया है। नीति आयोग के प्रथम नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं, और नीति आयोग के वर्तमान जो है उपाध्यक्ष, अच्छा देखिए, इससे पहले जो था ये था सुमन के बेरी। और नीति आयोग की संरचना में प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 19 कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो 19 का होगा डी ऑप्शन, यानी कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। अब देखिए, टेक ऑफ मॉडल 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट व्हाइटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास और 5 बुनियादी चरणों में होता है। टेक ऑफ अवस्था आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है। किसी अल्प विकसित देशों के विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पूंजी निवेश महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी सभी कथन जो है क्या है? सत्य है। सभी कथन क्या है? सत्य है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को के सामने रखती हैं। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही यह कार्य के रूप लेता है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो उसकी निगरानी भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती हैं? तो इसका बी ऑप्शन, यानी जिब्राल्टर। तो यूरोप तथा अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि जो है पृथक करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोपीय देश स्पेन तथा अफ्रीकी देश मोरक्को के राज्य के मध्य है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती हैं तथा अलास्का जो अमेरिका तथा रूस को अलग करती है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती हैं तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। 22 है कि महिला प्रीमियर लीग यानी 2023 का खिताब किस टीम ने जो है जीता है? तो इसका ए ऑप्शन, मुंबई इंडियंस। तो महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 की पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला महिला जो है IPL जीत लिया है। महिला प्रीमियर लीग WPL में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, 2023 में मुंबई इंडियंस टीम की कप्तान। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने इलोरा के पर्वत को जो है कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका होगा बी, कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, इसने मान्यखेत या मालखंड की अपनी राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय और अमोध वर्ष कृष्णा टू, इंद्र टू एवं कृष्ण थ्री। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 है सुल्तानपुर यानी बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खालिस्तान काल की प्रतिमा मानी गई है। 24 का होगा डी ऑप्शन यानी गुप्त। क्या होगा? गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को जो है रुपयक कहा जाता था। नागर शैली में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। अर्धनारीश्वर की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने शुंग वंश की नंद वंश का संस्थापक महापद्नंद थे और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी। क्या होगा? सी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती हैं उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, क्या जाता है? मौसमी। 26 है कि रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 26 का बी ऑप्शन यानी एल्यूमिनियम। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और रेणुकूट में जो है हिंडाल्को कंपनी है। ठीक है, हिंडाल्को कंपनी है। ठीक है, अब देखिए कि बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और इंडाल्को, माल्को और वेदांता भारत में एल्युमिनियम कंपनियां हैं। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो सी ऑप्शन गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। यह वर्तमान भारत के गुजरात में भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किया गया। लोथल इसकी खुदाई 1955-56 ईस्वी में SR राव के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में अवस्थित है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में अवस्थित हैं। ठीक है, मेरठ जिला में अवस्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो पहला मुगल शासक कौन था? 28 का होगा बी यानी हुमायूं। ठीक है, क्या होगा? हुमायूं। गुजरात में सैनिक सफलता जो है प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय जो है किया था, जिसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर प्रमुख था। अकबर ने गुजरात के शासक
मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित किया था। अकबर के द्वारा गुजरात पर पुनः अधिकार के लिए किया गया सैन्य अभियान को स्मिथ ने विश्व के सर्वाधिक द्रुतगामी सैन्य अभियान कहा है। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया था। 30 है कि दांत का मंदिर कहाँ है, तो बी ऑप्शन। तो दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, तो श्री दहला माली गांव या पवित्र दंत विशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ठीक है, कैंडी की पूर्व राजधानी के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत जो है रखे गए हैं। यूनेस्को ने दांत का मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। केडी में पेराहेरा उत्सव मनाया गया है। दांत मंदिर, देखिए दांत माता का मंदिर ये जयपुर के जामुआ रामगढ़ में स्थित है। 30 है कि किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, तो 30 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन गुप्त वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। हूनों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, जिन्होंने तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से जो है सो बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद है कि हूनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। हूनों आक्रमण का उल्लेख जो है समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त के भीतर जो है गांव स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, हून नेता तोरमन और मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया था और गुप्त वंश के पतन का एक कारण हून आक्रमण भी था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।